जय हिंद डियर, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेज। प्यारे बच्चों, मेजर कलसी परिवार अपने इस परिवार के लिए लगातार मॉडल पेपर लेके आ रहा है और इस मॉडल पेपर में आज एक मॉडल पेपर और आपके जुड़ने जा रहा है और यह मॉडल पेपर सोल्जर एंट्री के लिए है। सोल्जर एंट्री से रिलेटेड जितने भी बच्चों एग्जाम होते हैं, हम आज आपको जीके के क्वेश्चन दिखाएंगे और 25 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस आपको करवाएंगे और इसे प्रैक्टिस करके ही आप आज जान पाओगे कि क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का। उस एग्ज़ाम के पर्पज़ जो हमारा फ्यूचर है बच्चों, जो हमने उम्मीद लगाए हैं कि उस एग्ज़ाम में हम कहीं ना कहीं सफल होंगे और उसमें हम कहाँ तक सटीक बैठ रहे हैं, तो आज एक जांच इसकी भी होने वाली है। तो चलिए जांच की शुरुआत करते हैं और 25 क्वेश्चनों का सफ़र तय करते हैं। तो बिल्कुल मॉडल पेपर को आप बिल्कुल एकदम ध्यान लगाए रखें और एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से यहाँ देखिएगा, ठीक, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा ही सटीक कुछ क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर मेजर कलसी परिवार जो है बहुत ही सोच समझ करके ये चीज़ों को आपके लिए करता है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर पूरा ध्यान लगाएं यहाँ पे। और जो मैंने कहा कि आज आपको एक परखने का मौका भी है कि जीके के क्वेश्चनों को हम देखेंगे ध्यान से कि कहाँ पे हम कर पा रहे हैं और क्या कमी है हमारे अंदर, क्या क्वेश्चन का लेवल है, तो सब कुछ आज पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों है, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है चार ऑप्शन, हैदराबाद, अहमदनगर, अहमदाबाद, सिकरी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा? हैदराबाद। हम जानते हैं चार मीनार जो है वो पर्टिकुलर क्या है, हैदराबाद में स्थित है और काफ़ी फेमस है ये आपका चार मीनार। तो हम इस चार मीनार को लेकर के हमेशा अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन जैसे चार मीनार कहाँ पे है, तो लोकेशन तो हैदराबाद की इंफॉर्मेशन हम आपको कुछ और देते हैं। जैसे पर्टिकुलर हैदराबाद की बात करूं बच्चों, ये चिनकिलिज खां, याद करो निजाम उल आसफ जां पर्टिकुलर जिसने ये हैदराबाद शहर की स्थापना किया था। और पर्टिकुलर हैदराबाद शहर आज मूसी नदी के किनारे है। कौन सी रिवर है बच्चों? मूसी रिवर। और ये मूसी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमसे बार बार पूछ लिया जाता है। हम बात करें हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और तेलंगाना की कैपिटल है प्यारे बच्चे, तो ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना में ही एक हुसैन सागर इसी हैदराबाद के पास हुसैन सागर पड़ता है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ हुसैन सागर करके अगर ये सब बातें हैं तो आप इन सब की भी लोकेशन आप यहाँ ले सकते हैं। तो लोकेटेड ये कहाँ पे? पर्टिकुलर हैदराबाद। तो हैदराबाद को लेकर के कई बार हमारे एग्जाम में उनसे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, कभी चार मीनार, कभी मूसी रिवर, हुसैन सागर और पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन हमको दिख रहा है तो चार मीनार हैदराबाद में उसकी आंसर हो जाएगा। बात करें बच्चों, ये जो सिकरी लिखा हुआ ना, ये फतेहपुर सिकरी है जो आगरा के पास है, जिसको अकबर ने बसाया था फतेहपुर सिकरी। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? यहीं पर है। तो बुलंद दरवाज़ा आपका यहीं पर फतेहपुर सिकरी, और ये जो है बहुत ही फेमस बुलंद दरवाज़ा आपका होता है। अहमदाबाद की बात करें बच्चों, तो अहमदाबाद को जानते हैं हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि एक तरीके से वो जो सूती कारखाने, एक तरीके से सूती कपड़ों के लिए ज़्यादातर फेमस उधर वाले क्षेत्र हैं। तो पर्टिकुलर हम अपने भारत में अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आपका अहमदाबाद हो गया। और जानते हैं लोकेशन कहाँ है? गुजरात में। हालांकि गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर है, गांधीनगर। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर कभी एक टाइम में पर्टिकुलर ये आपके साउथ इंडिया में देखने को मिलते थे, तो आप उसको उधर से, तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन का मतलब ये है। चलिए हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मतलब हड़प नीति किसके दिमाग की उपज थी? हड़प नीति की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जाता है कि अंग्रेजों ने खूब हड़पा भारत को, और अंग्रेजों ने भारत को हड़पा तो बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये जो नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी की थी, जो देखो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था जब इंडिया में एक गवर्नर, भारत में एक गवर्नर जनरल था, और इसका टाइम पीरियड बच्चों अगर हम बात करें तो 1848 से लेकर के 56 के टाइम पर था। 1856 ये इसका टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि वो डलहौजी वही व्यक्ति है जिसने जिसके टाइम में भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुई है 1853 के
पास 16 अप्रैल 1853 रेलवे। और हम जानते हैं रेलवे पहली बार भारत के बम्बई टू ठाणे के बीच में चलाई गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर, ये भी हमको पता है। वो 34 किलोमीटर जो बम्बई से ठाणे के बीच में, तो बम्बई से ठाणे के बीच में बच्चों ये चलाया गया था। और ये 34 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये हमारी रेलवे फर्स्ट टाइम हमारे देश में चलाई गई थी, इसी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। इसी लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी लाया और इस पॉलिसी के थ्रू इसने क्या किया, फर्स्ट शिकार बनाया। हमारे यहाँ कुछ राज्यों को शिकार बनाया और पहला शिकार इसका शतारा, कौन बना था बच्चों, शतारा बना था इसका फर्स्ट शिकार। तो यहाँ डलहौजी के टाइम में रेलवे वगैरह बना, लेकिन इसने भारत को हड़पने के लिए देखो ऐसे भी नीतियाँ ला दिया था। तो इसको बोला जाता था हड़प नीति, व्यवगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात जब भी पूछा जाएगा तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा, पुर्तगीज हैड इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री पूछी जा रही है। और भारत में जब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री पूछी जाए बच्चों, तो प्यारे बच्चे इस बात को समझना है अब कि पुर्तगाली भारत में फर्स्ट टाइम इंडिया में सी रूट के द्वारा आए। यानी कि जो सी रूट है आपका, वो पर्टिकुलर सी रूट के द्वारा भारत में एंट्री करते हैं। और एंट्री करते हैं पुर्तगाली पहली बार आपके कहाँ पर एंट्री करते हैं भाई, कालीकट। आपको पता है कि ये जगह है कालीकट। तो कालीकट केरल में जगह है और केरल में पर्टिकुलर क्या हुआ कि वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति पहुँचता है, उसका नाम है वास्को डी गामा। उसका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा क्या है बच्चे, वो पुर्तगाल से यहाँ पर आता है। कहाँ आता है, कालीकट केरल में आता है। और ये बात है हम देखें तो ये 1498 की बात है, मई 1498 की बात है जब ये आपका आता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा आने के बाद क्या हुआ, बाद में फिर देखा गया तो भारत में सी रूट के द्वारा पहली बार कोई यूरोपी अगर आया है तो वह है वास्को डी गामा। और ये पुर्तगीज था। ये क्या था, पुर्तगीज था। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये पुर्तगीज था और इन्हीं लोगों ने अपनी पहली कंपनी भी बनाई थी। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है इनकी कहाँ बनी थी, पहली कंपनी कहाँ बनी थी। तो इनकी कंपनी पहली वाली कोचीन में बनी थी। कहाँ बनी थी बच्चों, कोचीन में बनी थी। ये बात है 1503 की बात है जब इनकी कंपनी कोचीन में बनाई गई। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इनका फर्स्ट गवर्नर था। कौन गवर्नर था बच्चों, अल्मीड़ा। उसका नाम था पूरा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। देखो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो यहाँ पर हमसे फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है, वो भी किसी स्टेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं और वुमेन की बात की जा रही है कि हमारी महिला कौन पहली बार राज्यपाल बनी। तो हम भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कैसे भूल सकते हैं बच्चों, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूपी में राज्यपाल का पद संभाला था। कहाँ पे संभाला था, यूपी में संभाला था। ये बात है बच्चों 1949 की बात है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम में। तो भारत में किसी भी राज्य में पहली बार अगर कोई महिला राज्यपाल बनी है तो वह है सरोजिनी नायडू जी। और सरोजिनी नायडू किस राज्य में बनी थी बच्चों, यूपी में बनी थी। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर बात एकदम क्लियर होगी। तो हमारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, जब राज्यपाल की बात आती है तो हमें यहाँ पे सीएम की भी बात आती है, चीफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो वुमेन बनी थी वो कौन थी, तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। उनका नाम क्या था बच्चे, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो हैं ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने टेक ऑफ किया है सीएम का पोस्ट। और सीएम का पोस्ट इन्होंने बच्चों लिया। और भारत में ये सीएम का पोस्ट उन्होंने किस राज्य में लिया था, इसका भी जवाब यूपी होता है। उन्होंने यूपी में ही सीएम का पोस्ट लिया था। कहाँ पर लिया था, यूपी में। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल और भारत के पहले मुख्यमंत्री तो ये दोनों यूपी में बनी हैं। और दोनों यूपी में बनी बच्चों, राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जी, और
इसके बाद अगर हम सीएम की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये रहा 4th के बाद 5th नंबर पर। ये देखिए आपके सामने है, और इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में जब पहले कमीशन ऑफ इंडिया जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने, वो बने थे शिव कुमार सेन जी। तो यहाँ ऑप्शन तो डी हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर। शिव कुमार सेन जी पहले बने थे। और बच्चों हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज उसमें टोटल 3 लोग होते हैं, लेकिन उस टाइम में जब ये बने थे पहली बार फर्स्ट टाइम, तो उसमें 1 मेंबर होते थे। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इलेक्शन कमीशन है हमारा ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, उसमें 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक को हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 को हम लोग सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब ये सुकुमार सेन जी बने थे उस टाइम में एक ही मेंबर होते थे पर्टिकुलर, ठीक ना, एक ही मेंबर। आज लेकिन 3 मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों 5th के बाद हम लोग यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टीज वाज स्पेडेड रिजेक्टेड। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? जब संपत्ति के मूल अधिकार की बात आती है तो हमें तुरंत ये बात पता चल जाता है कि ये तो काम 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, और यह 1978 की बात है। क्लियर है? देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो रहा था, उस टाइम जब कम्प्लीटली हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पूर्ण रूप से जब लागू कर रहे थे, तो उस टाइम में बच्चों हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने फंडामेंटल राइट थे? टोटल हमारे पास फंडामेंटल राइट 7 थे। कितने थे बच्चे? 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट थे। हमने क्या किया कि एक फंडामेंटल राइट, यही राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, यही बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। हमने कहा कि ये जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटा करके कहीं और रख दिया। तो यह काम बच्चों हमने 44 अमेंडमेंट किया था 1978 में। तो यहाँ पे राइट टू जो प्रॉपर्टी है, इसको हमने मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। हम जानते हैं कि ये 7 मूल अधिकार हमारे पास थे। कौन कौन? जैसे राइट टू इक्वलिटी था, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अगला वाला शोषण के विरुद्ध जो हमारे पास अधिकार थे बच्चों। हम जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। हमारे पास संपत्ति का भी मूल अधिकार उस समय था, जिसको अब हटा दिया गया है वर्तमान में। और बच्चों इस समय 6 ही बचे हैं मूल अधिकार, और 7वां मूल अधिकार कौन था पर्टिकुलर? जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज वर्तमान में अगर हमसे पूछा जाएगा तो यही एक रिप्लेस कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो आज हमारे पास कितने मूल अधिकार बचे हैं? आज हमारे पास बच्चों 6 मूल अधिकार बचे हैं। कितने एफआर बचे हैं? टोटल हमारे पास 6 एफआर बचे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले हमारे पास 7 थे, बट आज हमारे पास कितने हैं? 6 मूल अधिकार बने। एक घट गया। एक कौन घट गया? यही वाला राइट टू प्रॉपर्टी। इसको निकाल करके हमने दूसरी जगह रख दिया, क्योंकि जो 12 से 35 जैसे हमारे मूल अधिकार है ना बच्चों, तो मूल अधिकार की मैं बात करूं तो मूल अधिकार का संविधान में कहाँ उल्लेख है? एक तो पार्ट 3 मतलब भाग 3 में उल्लेख है, और इसके लिए बच्चों अनुच्छेद की मैं बात करूं मतलब आर्टिकल आपका, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका मेंशन हुआ है। तो फंडामेंटल राइट जो है आपके पार्ट 3 वहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 to 35 तक लिखा हुआ। तो यहाँ से इसको हटा करके मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कहीं और रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? इस समय ये कहाँ पे है? इस समय आपके आर्टिकल, अगर मैं इसको संपत्ति के जो अधिकार है, इसको संपत्ति का अधिकार वाला अगर मैं आज इसको बात करूँ तो ये आपके आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपके 300A में वहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक ना। तो आज ये बिल्कुल कानूनी विधिक अधिकार हो गया है, अब ये मूल अधिकार नहीं है,
ठीक है ना। तो मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हमने 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया 1978 के, और आज इसे हमने विधिक अधिकार बना दिया। तो आज हमारे पास कुल 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर देख लेते हैं प्यारे बच्चे। ये देखो, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपग्रह पूछा गया है, सैटेलाइट हमसे पूछा गया सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की जब बात करें बच्चों, तो आंख मूंद कर तुरंत लगाइए आप डीमोस। क्या लगाइए? डीमोस लगाइए। और ये दोनों बच्चे, इन दोनों की मैं बात करूं तो ये मार्स के सैटेलाइट हैं, मार्स के नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स के पास 2 ही सैटेलाइट है, एक है फोबोस, एक है डीमोस। तो डीमोस वाला ये सबसे छोटा है सभी सैटेलाइट में, जितने सबके सैटेलाइट है ना, सबके सैटेलाइट में ये सबसे छोटा है। जब बात आती है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला है आपका गैनेमेड। कौन सा है बच्चे? तो गैनेमेड है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। तो गैनेमेड जो है वो पर्टिकुलर सबसे छोटा है। तो गैनेमेड आपका सबसे छोटा है, गैनेमेड। तो गैनेमेड जो है ये आपका सबसे छोटा है। क्लियर है? सॉरी, बड़ा है। ये वाला सबसे बड़ा हो गया। तो आपका बिगेस्ट एक तरीके से बच्चे, एक बिगेस्ट हो गया, और ये वाला स्मॉलेस्ट हो गया। जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो डीमोस लगाइए, और जब बड़ा वाला पूछेगा तो गैनेमेड लगाइएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपका जुपिटर का है, ये आपका गैनेमेड किसका है? जुपिटर का है। और ये देखो, ये दोनों आपके मार्स के हैं। तो डीमोस आपका किसका है? मार्स का है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 के बाद 8 हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ बच्चों हमसे एक बात पूछी गई है कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड। हम कहाँ से अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में हमने इसको कंसीडर किया है नियर टू नैनी प्रयागराज। नियर टू नैनी प्रयागराज के नज़दीक हमने इसको कंसीडर किया है। और ये हमने 82 डिग्री प्लस 82 प्लस हाफ डिग्री ईस्ट मीन्स पूर्व। ये पूर्व साइड में क्या है? ईस्ट में देखो ऐसे ही शॉर्ट में लिखा होता है ना, तो ईस्ट आप ध्यानिएगा, पूरा ईस्ट का ई फॉर्म शॉर्ट में लिखा होता है। तो इसी का पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में ये क्या है कि हमने कंसीडर किया है। और कहाँ से कंसीडर 82.5? ये हमने बच्चों वो GMT से, जो लंदन है ना, वहाँ से हमने इसको कंसीडर किया है। तो बिल्कुल आप इसको ना ऐसे मैप के थ्रू भी हम आपको समझ बता देते हैं ये बात। अगर हम इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम, और ये लंदन में लोकेटेड होता है। कहाँ पर बच्चों? लंदन में। और ये है हमारा IST, ये है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। तो यही है बच्चों। ये हम अगर 0 डिग्री के यहाँ पे है तो ये पर्टिकुलर हमारा 82.5 डिग्री, और ये हमारी ईस्ट साइड में, इधर से ईस्ट। तो आप जानते हैं 5.5 घंटा क्या है कि यहाँ पर से, मतलब GMT से भारत का IST 5.5 घंटा आगे है। और ये 82.5 डिग्री हम शो करते हैं, जिसको मैंने कहा कि मिर्ज़ापुर यूपी में है। ये नैनी प्रयागराज के नज़दीक है, वहाँ से पर्टिकुलर ये होता है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे 82.5 ईस्ट लगाइए। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपके मिर्ज़ापुर में आपने कंसीडर किया हुआ है, यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं अपने मॉडल पेपर में। और ये रहा 9th नंबर का मॉडल पेपर में हमारे क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर्ड बाय द यूज ऑफ रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से हम क्या मेजर करते हैं बच्चों? रिक्टर स्केल हो गया, मर्केली स्केल हो गया, इन दोनों से हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, मतलब भूकंप को नापते हैं बच्चों। और भूकंप के बारे में, उसकी मैग्नीट्यूड, इन सब चीज़ों को हम पता करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। और हम जानते हैं स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो स्टडी है ना, तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं अपने मॉडल पेपर में, और उसको भी आप यहाँ पर 10th नंबर पे ये है, करने का प्रयास करें इसे आप। देखो हमसे पूछा गया भारत किस गोलार्ध में है? इंडिया इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। देखो अगर ये हमारी अर्थ है, हम यहाँ पे अगर अर्थ कंसीडर करें तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ में ये हमारी अर्थ है, अर्थ। तो हमने अर्थ इसे कंसीडर किया। तो अर्थ में बच्चों हम जानते हैं कि हमने ये वाली और ये वाली लाइन, यानी कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन
और ये बच्चों हमारी यहाँ पे 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री। हम जानते हैं कि ये इक्वेटर है, हमारी क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो प्यारे बच्चे हमारा भारत जो है इधर पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? अगर हम अपने इंडिया को शो करें तो हम कंसीडर करें कहाँ पे होगा, तो हमारे अर्थ पे इंडिया यहाँ शो होता है। तो हम जानते हैं कि इधर साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर साइड में वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो भारत इस साइड में देखो दिख रहा है ना, तो इस साइड में दिख रहा है, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, तो ये वाली साइड आपकी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए ही देखो आप, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक, तो ए ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर हो जाएगा। तो भारत कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन भारत की ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर में हमारे क्या दिख रहा है बच्चों, 10th के बाद 11th। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। 1935 विल बी करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम जानते हैं भारत में बैंकों का बैंक हम इसको बोलते हैं। ये एक तरीके से सभी बैंकों का मालिक है। और इसकी स्थापना की बात करें बच्चों तो अप्रैल हम जानते हैं अप्रैल में 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बच्चों हमारे भारत का एक तरीके से आज जितने भी करेंसी आप देख रहे हैं पर्टिकुलर, उनको बनाना छापना सब कुछ ये काम उसको जिम्मेदारी से निभा रहा है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों वो मुंबई में है। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? तो हेडक्वार्टर पर्टिकुलर आपका कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर ध्यान देना भाई, मुंबई में है इसका। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना, हेडक्वार्टर आज मुंबई में है, लेकिन जब ये बना हुआ था ना तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। तो कोलकाता से हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? मुंबई आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ एक बात और समझना कि आरबीआई के आज जो हेड है तो यानी कि इसके गवर्नर, आज वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक ना? तो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मॉडल पेपर में चलिए देखते हैं 12 नंबर। और ये 12 नंबर पे क्वेश्चन रहा ये देखो, व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं अपने मॉडल पेपर में। और बिल्कुल आप एकदम मॉडल पेपर में अपने क्वेश्चन देखते जाएं और देखिए जो आपके लिए प्रयास किया गया है हम किसी परिवार की तरफ से बच्चों अपने परिवार के लिए, तो वो एक अच्छा प्रयास है और इस अच्छा प्रयास की सराहना भी होनी चाहिए, बिल्कुल सराहना। क्योंकि क्वेश्चन के लेवल जो सोल्जर एलटी से जितने भी आपके एग्जाम हैं उनमें क्या मॉडल हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम आपको यहाँ पे दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल आज आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तो देखो कथक इज द डांस ऑफ विच स्टेट। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो बच्चों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिरजू महाराज अभी जिनके हाल ही में डेथ हुआ, आप देखे होंगे कि बिरजू महाराज जो है इसी डांस करते थे। वो किसके नृत्य करते थे? कथक का नृत्य करते थे। इसी में वो फेमस थे बिरजू महाराज जी, और उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो ये कथक नृत्य जो है प्यारे बच्चे, ये पूरा अगर देखें हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर फेमस है, वैसे बेसिकली यूपी में ज़्यादा फेमस है। तो यूपी में ज़्यादा फेमस है, अदरवाइज नॉर्थ इंडिया पूरा हम यहाँ पे कह सकते हैं। कुछ हमारे पास जैसे और भी फेमस डांस है, जैसे मैं केरला की बात करूँ, केरला में मोहिनी अट्टम, आप जानते हैं कि यहाँ पे मोहिनी अट्टम भी आपका बड़ा फेमस है। तो मोहिनी अट्टम, और इसके बाद हम बात करें बच्चों कथकली, यहीं पर एक और है, कौन सा? कथकली। तो कथकली जो है यह भी आपका केरला में फेमस है। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। और ये आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में एक बहुत फेमस डांस है और उसका नाम है कुचिपुड़ी। उसका नाम है प्यारे बच्चे कुचिपुड़ी। और मैं अगर तमिलनाडु की बात करूं तो भरतनाट्यम, ये आपका काफ़ी फेमस है। तो भरतनाट्यम जो है ये आपका फेमस है तमिलनाडु में। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये देख रहे हैं आप मोहिनीअट्टम कथकली आपके केरला में, और ये आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 14th नंबर पे ये रहा। द बुक इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय।
इंडिया डिवाइडेड बहुत फेमस बुक थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, भारत के पहले राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने बच्चों, उन्हीं की ये बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो डी ऑप्शन हमारा विल बी करेक्ट आंसर, तो आप इसे सही कर लें। और आगे 15 नंबर पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं अपने मॉडल पेपर में, और ये भी बहुत देखो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। पीस नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री। हमसे पूछा गया है पीस नोबेल प्राइज किस देश द्वारा दिया जाता है। पीस नोबेल प्राइज पर्टिकुलर जो नोबेल प्राइज है, हम जानते हैं 6 एरियाज में गिवन होते हैं, 6 एरियाज में, और ये 6 एरियाज मतलब मैथ का क्षेत्र छोड़कर साहित्य, भौतिक, हम जानते हैं मेडिसिन में भी देते हैं, केमिस्ट्री में भी देते हैं, पीस में देते हैं बच्चों, लिटरेचर में देते हैं, हम इकोनॉमिक में देते हैं। तो इतने क्षेत्रों में हम यहाँ पे अवार्ड देते हैं पर्टिकुलर ये आपके नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज की हम बात करें बच्चों, 1901 से ये पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं। और बच्चों इसमें जब शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाता है ना, तो हम यहीं पर थोड़ा से हम वो हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ नहीं सोचना है शेरों, और ये क्या है नहीं सोचना है, क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे से दिया जाता है, इसकी कैपिटल ओस्लो से, इसकी कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। बट जो मैंने अभी आपको 6 एरियाज के नोबेल पुरस्कार दिखाए, उसमें 5 नोबेल पुरस्कार उस स्वीडन से दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कहाँ से दिया जाता है बच्चे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम से स्वीडन की कैपिटल से कौन कौन अवार्ड दिए जाते हैं? जैसे पीस को छोड़ करके, मतलब लिटरेचर, इकोनॉमिक हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका मेडिसिन हो गया, ये सब कहाँ से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। लेकिन जब पीस नोबेल प्राइज की बात आती है बच्चों, तो इसको देने के लिए नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, वहाँ से दिया जाता है। तो यहाँ नॉर्वे हमारा विल बी करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए 16th है आपके पास। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। देखो नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है आपका। हमसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर एरियाज में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 1913 में मिला था बच्चे। कब मिला था? 1913 में। और इनको लिटरेचर अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य का अवार्ड मिला था। समझ रहे हैं आप कि ये लिटरेचर वाले अवार्ड पाने वाले, और ये सिर्फ इंडियन ही नहीं बच्चे, फर्स्ट इंडियन बल्कि फर्स्ट एशियन पर्सन भी हैं, फर्स्ट एशियन पर्सन भी हैं जो हु वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के नोबेल प्राइज से क्या हुआ? इनको अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 17th नंबर पर, और ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है, विच इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार, और ये बच्चों हम आपको यहाँ पे बी ऑप्शन, और हम कहते भी हैं कि ये जो देखो बिहू, बिहू लिखा हुआ है, ये आसाम का बहुत फेमस फेस्टिवल है। और बिहू जैसे लग रहा है आपको बहू, ऐसा लग रहा है, तो बहू आप सोचिए असम से, तो पर्टिकुलर आप बिहू। असम की जब बात आती है ना बच्चों, तो वहाँ एक आपका क्लासिकल डांस भी और बहुत फेमस क्लासिकल डांस है, उसका नाम है सत्रिया। और ये सत्रिया जो डांस है ना, ये सत्रिया, तो सत्रिया डांस जो है असम का, यह भी बहुत फेमस है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे असम से तो सत्रिया वो भी है, और बाकी यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और ये 18th नंबर पे आपके क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसी को शार्ट में हम लोग बोलते हैं यूनो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। शार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनो बोलते हैं। तो मेरे शेरों, यूनो का इस्टेब्लिशमेंट हम अगर आपको बताएं तो 14 अक्टूबर 1945 यूनो की स्थापना हुई थी। इसका बच्चों अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, और ये सिटी ऑफ यूएसए। तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो यूनो को बच्चों यहाँ पर हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया है, मुख्यालय पूछा गया है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलें बच्चों, एक आपको हेडक्वार्टर में और बताऊंगा जो एग्जाम पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, हेग लिखा हुआ है। हेग में यहाँ पे आईसीजे का मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पे आपका अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, और ये 19th नंबर पे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
देखो इसमें पूछा गया है वेयर इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज। पर्टिकुलर क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जा रहा है। हम जानते हैं ये आपका सोनपुर जो कि बिहार में लोकेटेड होता है, तो सोनपुर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही। पुष्कर भी वहाँ पर भी मेला के लिए बड़ा फेमस है और ये आपका राजस्थान में है ये जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 20 नंबर पे आते हैं। देखो नामेरी नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, और ये बहुत फेमस आपका है नामेरी, और नामेरी असम में है। असम में आपका एक मानस भी है, मानस, और एक आपका वहाँ पर काजीरंगा भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। काजीरंगा हो गया और आपका नामेरी हो गया, ये तीनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नामेरी हमसे पूछा गया है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं अपने मॉडल पेपर में 21 नंबर पे। ये देखिए, करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन जी थे। यहाँ हमसे वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में कौन सा आंसर हो जाएंगे, सुशील चंद्रा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 22 नंबर पर, और ये देखिए आपके सामने है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। बच्चों साउथ इंडिया पर्टिकुलर देखें, साउथ इंडिया, तो वहाँ पर क्या है कि एक सातवाहन डायनेस्टी आई थी अपने टाइम में, एंशियंट एज में, पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम में। तो उस समय उस सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर थे ना, उस सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक थे, तो ए ऑप्शन हमारा विल बी करेक्ट आंसर। बच्चों सातवाहन डायनेस्टी की बात करो तो ज़्यादातर ये फेमस क्या थे कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, लेड क्वाइन इन्होंने इशू किया था, लेड क्वाइन शीशा का सिक्का, तो इन्होंने लेड क्वाइन इशू किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि शीशे के सिक्के भी भारत में कोई चलाया है, और वो कौन चलाया, उस सातवाहन डायनेस्टी के लोगों ने चलाया था। तो काफ़ी फेमस थे बच्चों ये शीशे के सिक्के के लिए। चलो आगे चलते हैं, 22 के बाद 23 नंबर पे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आपको पता ही होगा कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी पर्टिकुलर हम लोग जानते हैं कोहिमा, और शिलोंग मेघालय की है। आइजोल आपकी मिजोरम या त्रिपुरा, किसकी, त्रिपुरा की अगरतला है, और आपकी मिजोरम की आइजोल। तो पर्टिकुलर ये राजधानियों से रिलेटेड बातें थी, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको आपने टच किया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखो 24 नंबर पे, वेयर विल बी हेल्ड द 22nd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 2022 में दोहा, कतर की कैपिटल दोहा, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, और यहीं पर बच्चों ये होने जा रहा है, और ये आपका फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसे ध्यान रखें, एग्जाम पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोहा एग्जैक्ट, इसकी कैपिटल दोहा में, और ये कतर की कैपिटल है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों ये हमारे मॉडल पेपर में। और कैसा लगा मॉडल पेपर का, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सोर मंदिर स्थित है। सोर टेम्पल बहुत फेमस है ये सोर टेम्पल आपकी, और ये बच्चों सोर टेम्पल चारों ऑप्शन में मदुरई, हम्पी, माउंट आबू, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु की लोकेशन है, तो ये हमारा विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो महाबलीपुरम में सोर टेम्पल है, और ये बहुत फेमस है, भारत की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों। हम तो जो ये मदुरई लिखा है, मदुरई भी आपका वहीं पर है, तमिलनाडु में ही है, और मदुरई तो हम लोग कहते हैं मंदिरों का शहर, समझ रहे हैं, मंदिरों का शहर। तो पर्टिकुलर बच्चों यहाँ पर ये तमिलनाडु की लोकेशन होती है, और ये तमिलनाडु की लोकेशन है महाबलीपुरम, ये सब भी, और आपका मदुरई भी। तो उधर साउथ इंडिया में मंदिर काफ़ी फेमस हैं बच्चों। तो चलिए इसका भी आंसर हमने डी देख लिया, इसका आंसर डी होगा। तो कैसा लगा आपको हमारे मॉडल पेपर में, ज़रूर आप इसको बताएं बच्चों, और आशा करते हैं कि आपके लिए आगामी एग्ज़ाम और सोल्डर एंट्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरी रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, उनसे सब चीज़ों का जवाब यहाँ पे मिला होगा। तो चलिए फिर अगले मॉडल पेपर में किसी में हम मिलते हैं, तब तक लिए बच्चों मेजर कृषि परिवार की तरफ से थैंक यू, जय हिंद।